और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के बने हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, दूसरे के घरों पर। लेकिन पाकिस्तान की फितरत अलग है। उसके खुद के घर में आटा नहीं है, फिर भी पड़ोस में भाटा यानी पत्थर फेंकता है। भाटा का मतलब होता है मध्य प्रदेश की लैंग्वेज में पत्थर। बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, फिर भी बारूद में इन्वेस्ट करता है। पुंछ में राष्ट्रीय राइफल्स पर हमले के पीछे पाकिस्तानी हाथ का पुख्ता खुलासा हुआ है। ये 5 आतंकियों का काम था, जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे। 16 साल से पीओके में बैठे रफीक नई उर्फ सुल्तान ने आतंकियों के लिए रूट तैयार किया था, और ये सब कुछ आईएसआई और लश्कर के इशारे पर हुआ। साजिश साफ है कि अगले महीने श्रीनगर में G20 की मीटिंग ना हो पाए, दुनिया को लगे कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान G20 देशों को चिट्ठी भी लिख चुका है कि मीटिंग का बायकॉट करे। उसे उम्मीद थी कि कम से कम इस्लामिक देश को उसकी बातों में आएंगे। इस्लामिक देश ये कहेंगे कि भाई हम नहीं जाते, कश्मीर डिस्प्यूटेड है, पर कोई उनकी बात में नहीं आया, क्योंकि कश्मीर में 370 हटने के बाद जो माहौल बना है उसने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन देशों की सोच बदली है। नए कश्मीर में कई देश निवेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्यों अपना घर फूंक कर कश्मीर की रट पकड़े हुए है, वो भी ये जानने के बाद कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए न तो उसकी बंदूकों में गोलियां है और न ही टैंकों में डीजल। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा के बयान पर पाकिस्तान में पहले ही बवाल मचा हुआ है कि भारत से लड़ने की पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, जिसके बाद यह भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया था असल में वो कंगाली के कारण उसका सरेंडर था। पाकिस्तान ऐसे वक्त भी कश्मीर को लेकर अपनी हरकतों पर आमादा है, जब उसके यहाँ कंगाली के साथ सियासी उठापटक भी जोरों पर है। उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर पूरे लाव लश्कर के साथ 4 दिन के लिए चीन गए हुए हैं। 2 तरह की अटकलें हैं, पहली कि पाकिस्तान के लिए और उधार मांगने गए होंगे, और दूसरी ये कि शहबाज शरीफ के तख्ता पलट का ऑर्डर पास कराने गए हैं। पाकिस्तान को ऐसे वक्त भी कश्मीर में साजिशें सूझ रही हैं। अब खुद उसके कब्जे के कश्मीर और बलूचिस्तान में विद्रोह है, जब पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है और IMF उसके कटोरे में 2 आना भी नहीं डाल रहा है। युद्ध का दम नहीं है, लेकिन साजिशें भी कब नहीं है। आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन अब तक का अपडेट देख लेते हैं। पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो चाहता है कि बातचीत, एक तरफ बात करता है अपनी जनता को दिखाने के लिए, दूसरी तरफ फ़ौरन इस तरह की गतिविधि कर देगा, इस तरह की हरकत करेगा कि बातचीत न हो। भारत सरकार बार बार ये कहती आ रही है कि हम हालात बड़े नॉर्मल है और हमने तो आतंकवाद को ख़त्म कर दिया है। अभी राजौरी पुंछ में आपने देख लीजिए आतंकवाद को हमने कितना ख़त्म कर दिया। यहाँ पे आतंकवादी तंत्र फैल रहा है, फूल रहा है, और नॉर्मलिटी से अभी हम बहुत दूर हैं। तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस होगी। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं सबसे पहले वो बता देते हैं। इरशाद अहमद खान साहब हैं, PML नवाज शरीफ यानी सत्तारूढ़ पार्टी जिसके शहबाज शरीफ हैं उसके नेता हैं। मेरे साथ सैयद अखुनजादा चट्टान साहब हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP उसके लीडर हैं। मेरे साथ उज़मा करदार जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लीडर हैं, जो इमरान खान की पार्टी है। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब आपको जय हिंद। और सुशील पंडित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, कश्मीर से आते हैं और बहुत नामी जो है एक्टिविस्ट हैं कश्मीर के कॉज के लिए, भारत के कॉज के लिए। सबसे पहले इरशाद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। रमजान खत्म हो गए, आटे की दिक्कत खत्म नहीं हुई, क्या हुआ था सर? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मुझे बड़ी अफसोसनाक खबर सुनी कि हमारे साथ आपके पैनल में तारिक फतेह साहब होते थे जी। मुझे बहुत दुख हुआ। सब लोग दुआ करें उनके लिए, बहुत तकलीफदेह बात है। तारिक फतेह के लिए हमने रात भी दुआ की। और दूसरी बात यह है कि आटा खत्म होगा ना कोई चीज खत्म होगी। आपकी ये जो सोच है ये खत्म हो जाए, खुदा करे कि पाकिस्तान को कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कभी भी जो सोच आपकी है
मैं खुद चाहता हूं पाकिस्तान के लिए मेरी ये सोच खुदा करे खत्म हो जाए। मैं खुद चाहता हूं इरशाद साहब ये कि आपके मुंह में घी चक्कर, मैं चाहता हूं पाकिस्तान में हर आदमी आबाद रहे, अच्छा खाना खाए, दुनिया में तरक्की करे। आपके अंदर से इंतहा पसंदी खत्म हो जाए, आप पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दें। जिस तरह हम आपके लिए फूल भेजते हैं, काश आप परफ्यूम ही भेज दें। किसी अभी भेजा आपने, वो पुंछ में कुछ फूल भेजे आपने, तो उससे बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, बख्तरबंद गाड़ियों में ब्लास्ट हुए। देखिए ना, तस्वीर चल रही है, ये फूल आपने ही भेजे थे पाकिस्तान से। इरशाद साहब, आप जहर अपना खत्म कर दें, जहर उगलना बंद कर दें। दूसरी बात यह है कि देखें, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि हमारे तो बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि आपकी कॉन्फ्रेंस में G20 कॉन्फ्रेंस में आए, लेकिन आपने दहशतगर्दी फैला दी अपनी। G20 में आप नहीं है, G20 में पाकिस्तान नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। G20 से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले भी एक आपके जहाज एक मिसाइल दागा आप के फौजी ने, आपने इल्जाम पाकिस्तान पे और दहशतगर्दों पे लगा दिया, तो फिर आपने एडमिट किया कि आपकी गलती से वो मिसाइल चल गया था। तो आप सोच को बदलें, सोच बदलें, सोच। जब सोच बदलेंगे तो निजाम बदलेगा, जब निजाम बदलेगा तो मुआशरा बदलेगा, जब मुआशरा बदलेगा तो खुशहाली आएगी खित्ते में, जब खुशहाली आएगी तो सब खुशहाल होंगे। आपका भी आटा पूरा होगा, हमारा भी आटा पूरा है पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लोग हम तो दुनिया भर को खिला रहे हैं, सोते हैं, वो बेचारे कम से कम घर में। इरशाद साहब, हम तो दुनिया भर को खिला रहे हैं सर। उनको भी सुकून मिल जाएगा। अगर हम आज आटा उगाना बंद कर दे तो 2 साल तक हर हिंदुस्तानी पेट भर के खा सकता है। आज अन्न उगाना बंद कर दे, इतना है हमारे पास। काश आप सिर्फ अपनी ये दहशतगर्दी, अपना ये जहर उगलना बंद करें, खित्ता पूरा मन हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो कुछ करने जा रहे हैं, मैंने जैसे प्रोग्राम में कहा था कि G20 के लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, इनको सिर्फ अच्छा अच्छा ना दिखाना, सब कुछ दिखाना, बस एक लफ्ज है। पिछली दफा तो मैं तकरीर कर गया था, सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाना ना दिखाना, सब कुछ दिखाना, सब कुछ समझ आ जाएगा। और वो लोग जो आ रहे हैं, खुदा की कसम उनको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, कितना जुल्म और बर्बरियत फैलाया हुआ है आपने। अरे एक आपकी बात जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के एक भी देश ने नहीं सुनी। जो आप देखिए, सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है कश्मीर में, दहशतगर्द भेज के सवात में आप लोगों ने, कल ही हमारे मुल्क में सवात में दहशतगर्दी करवाई आप लोगों ने, हमने इल्जाम नहीं लगाया। क्यों? हम पकड़ेंगे पहले, फिर उनको लटकाएंगे, फिर बताएंगे कि कौन थे ये, इंडिया से भेजे हुए दहशतगर्द थे, कौन लोग थे, फूल फेंक रहे हैं ना। गाना सुना है ना मेरे ख्याल से, सुशील भाई गलत नहीं है, तो हम वो ये फूल भेज रहे हैं। वो गाना है ना, शायद मोहम्मद रफी साहब का है, फूल तुझे भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरे तू भी लिखना। आगे मैं भूल गया, लेकिन सुशील पंडित जी बताइए, इरशाद साहब कह रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें बोले, क्या हम पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं चाहते? बताइए। नहीं, ये जब कहते हैं ना फूल भेजे हैं, ये अंग्रेजी वाला फूल है, ये मूर्ख बनाते हैं, आपको समझते हैं तो ये बेवकूफ बनाते हैं। और बेवकूफों की कमी नहीं है पाकिस्तान में, उनको जिहाद के नाम पर चढ़ा देते हैं चने के झाड़ पर और बंदूक हाथ में थमा देते हैं। पढ़ाई लिखाई तो इन्होंने कराई नहीं अपनी पुश्तों को, पीढ़ियों को, कोई रोजगार नहीं दिया, कोई मुस्तकबिल नहीं दिया, और हाथ में कलाशनिकोव थमाकर भेज दिया जिहाद पर। ऐसे फूल भेजते हैं वो। हमने एक पकड़ा था, अजमल कसाब, उन्हीं का भेजा हुआ कलभूषण पकड़ा था आपका, हमने कलभूषण पकड़ा था और आज तक साबित नहीं कर पाए साहब। तो आज तक सिर्फ एक दूध का डब्बा बरामद हुआ था, अजमल कसाब और उसके 10 साथियों ने मिलकर सुशील जी मुंबई में। सुन लीजिए ना, सुशील जी की बात सुन लीजिए, फिर बोलिए आप, मैं पूरा मौका देता हूँ। दूध के डब्बे से आपने सुन लीजिए, थोड़ा बर्दाश्त रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, बर्दाश्त क्या करें, सब्र रखिए। अभी ईद मना के आए हैं आप खाली पेट। हम सच बोलने वाले हैं, हम सच बोलते हैं, सच को बर्दाश्त करते हैं, झूठ को बर्दाश्त नहीं करते। अजमल पाकिस्तानी कह दिया आपका, एडमिट किया, अदालत में भी एडमिट किया, जब उसको मुर्गा बनाया तब भी एडमिट किया उसने कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं नेवी में हूँ हिंदुस्तान की, और वो पकड़ा गया। तो आप उसको एडमिट करते हैं या नहीं करते? आप देखें, आप अपनी इंतहा पसंदी देखिए। ये दो विजुअल चल रहे हैं पाकिस्तान में है, हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये कौन से फूल बेचते मुझे बताइए? ये तो जो सुशील पंडित जी ने कहा FOLL फूल। अतीक का नाम ले रहा हूँ, अतीक आपकी पार्लियामेंट का मेंबर रहा 5 दफा, उसको आपने दहशतगर्द कह दिया। क्यों कह दिया? मुसलमान है, उसका खानदान मारना शुरू कर दिया आपने। आपको शर्म तो आती नहीं।
आप तो खुदा की कसम इंतहा अब इरशाद साहब रुक जाइए ना। देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तानी में कहते हैं कि अगर सामने जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है और जो सुन रहा है उसको पता है ये झूठ है, तो माफ है, 100 खून माफ है। आप बोलिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, लेकिन सुशील पंडित जी को जवाब दे ले दीजिए। पूरे खानदान को ना मारते, पहले वो पार्लियामेंट का मेंबर रहा आपका, और अब वो दहशतगर्द हो गया। कैसे हो गया? वो मुसलमान है इसलिए हो गया। वो अगर हिंदू होता तो कभी भी दहशतगर्द ना होता। आज इनकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, इसीलिए ये किसी भी पहाड़ से गिरकर खाई में कूद सकते हैं। मुल्क है आपका, इनकी जुबान में कोई ब्रेक। रुक जाइए, इरशाद साहब रुक जाइए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए ना, ब्रेक लगाइए सर, ब्रेक लगाइए। इरशाद साहब, आप सत्ताधारी पार्टी के नेता है, कोई मामूली बात है? वो भी पाकिस्तानी की सत्ताधारी पार्टी के नेता। एहसास नहीं है, इंसानियत का एहसास नहीं है। ठीक है, इंसानियत का बिल्कुल सही कहा आपने, इंसानियत है ही नहीं। पाकिस्तान में तो कूद कर इंसानियत भरी हुई है। सुशील पंडित जी, वो अपने आप को फूल कह रहे हैं। देखिए मैंने फूल क्या करें आप, इनका जुबान और दिमाग का कनेक्शन टूटा हुआ है। मेरा दिमाग का कनेक्शन भी ठीक है, वो कनेक्शन जुड़वाइए भी ठीक है, और मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ आप लोगों की तरह। नहीं, मैंने कहा आपको कि अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है टीवी पर और सुनने वालों को पता हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो उसे गुनाह नहीं माना जाता। झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में कोई झूठ नहीं बोलता। पाकिस्तान सच्चा मुल्क है, पाकिस्तान में सब सच बोलते हैं, पाकिस्तान में कोई झूठ नहीं बोलता। और ये साहब तो सच का मुजस्समा है, ऊपर से नीचे तक सच में लबालब है। अच्छा इरशाद साहब रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, इरशाद साहब को बोलिए पानी पिए, थोड़ी देर फ्रेम से जाइए। इरशाद साहब, आप जब चिल्लाने लगते हैं तो समझिए तकनीकी दिक्कत है, तकनीक से कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान का, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तकनीकी दिक्कत है कि आपका ऑडियो बंद हो जाता है। आपका हाफिज सईद साहब से क्या लेना देना है? क्यों हर दफा हाफिज सईद साहब से क्या लेना देना है? अच्छा हाफिज सईद साहब, कोई बात नहीं, हमारा क्या लेना देना है? हमारा कोई लेना देना नहीं, जो लेना देना है पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी जो है, जो मेरे मुल्क में इस्लाम की तालीम दे रहा है, आप जो भी मुसलमान है आप उसको दहशतगर्द गिरदानते हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद डॉक्टर इरशाद को भी दहशतगर्द कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसको हम मुसलमान हैं, जो भी प्राइज देने का इरशाद साहब प्लीज उनको फ्रेम से हटाइए, थोड़ा बातें हो जाएं, क्योंकि इरशाद साहब लगातार बोल रहे हैं और उनका अपनी जबान पर ब्रेक लगाने का कोई इरादा नहीं है। सुशील पंडित जी 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। जो इरशाद साहब ने आरोप लगाए कि साहब झूठा दिखा रहे हैं। जी दीपक जी, क्या करें, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। इसलिए बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे जो मुंह में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं। दुनिया ने आज तक जितने दहशतगर्द लिस्ट जारी की है अक़वाम मुत्तहिदा ने, जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसमें से 80% नाम पाकिस्तान में है। जितनी तंजीमों पर बैन लगाया है वो पाकिस्तान में है। यहां तक कि अल-कायदा का सरगना वहीं से पकड़ा गया, मुल्ला उमर वहीं से पकड़ा गया, मुल्ला उमर का वारिस मुल्ला मंसूर भी वहीं मारा गया। ये मुल्क जो है ये जड़ है, बीज है पाकिस्तान दहशतगर्दी की, और ये इस्लाम के नाम पर ये सब करता है और कहते हैं कि हम इस्लाम की तालीम दे रहे हैं। हाफिज सईद हो, अजहर मसूद हो, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल अंसार, ये सब के सब इनके मदरसों से निकली हुई खरपतवार है। और आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को फूल भेज रहे हैं। आप ये फूल अपने पास रखिए, वजीरिस्तान में रखिए जहां ये खूब खिलते फलते फूलते हैं। अपने आर्मी पब्लिक स्कूल में रखिए जहां के 150-200 बच्चे मार दिए आप ही के इन फूलों ने। ठीक है। और आज आपको इस बात की शर्म नहीं है, इस बात पर कोई समझ तवज्जो नहीं है कि आप कहां पहुंच गए ये सब करते करते। ठीक है, मैं ये धंधा करते करते आज आप लुट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन दूसरों पर तोहमत लगाना आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उज़मा जी के पास चलता हूं। उज़मा जी, मैं एक बड़ा क्विक जवाब चाहता हूं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने OIC को लेटर लिखा कि कोई G20 में ना जाए साहब, और खासतौर से आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से G20 में जो आते हैं, जैसे सऊदी अरब आता है आपका सबसे खास दोस्त, और आपके यहाँ से लोग अभी विजिट भी कर रहे हैं वहां पर। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब सऊदी अरब भी कश्मीर के मामले में आपकी सुनना बंद कर चुका है?
एक तो पहले मैं आपकी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सही करती जाऊं। मैं पीटीआई में नहीं हूं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हूं। अच्छा, माफी चाहूंगा, मेरे पास गलत लिखा हुआ था, माफी चाहूंगा। आपके पास गलत नहीं, पहले मैं थी, लेकिन अब मेरा इत्मीनाद उठ गया है इमरान खान से, तो मैंने वो पार्टी अब छोड़ दी है। मैं अब नवाज लीग के साथ हूँ। दूसरा, देखिए, आप लोगों का कोई इलाज नहीं है। आप लोगों को बड़ी शदीद बदहजमी रहती है, क्योंकि आपने समझा था कि पाकिस्तान पार्टीशन के बाद 4-5 महीने के बाद खत्म हो जाएगा और उसका वजूद भी नहीं रहेगा, लेकिन 75 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कायम और दायम और मजबूत तर पाकिस्तान जा रहा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ समझ में आती है कि क्यों है आप लोगों को, कि आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद ग्रे लिस्ट में जो आपने हमें डलवाया था, अपनी लॉबिंग कर करके, हर एक से जा के मिन्नतें कर करके कि ये दहशतगर्द है, इनको ग्रे लिस्ट में डालें। अब देखें कि अब हम वाइट लिस्ट में आ गए हैं, ग्रे लिस्ट से निकल गए, तो जाहिर है अब आप लोगों को जो अंदर की जो दिली तकलीफ है, मैं बहुत हमदर्दी का आपसे इजहार करती हूँ कि आपकी सारी मेहनत जो है उसमें वो पानी फिर गया है। और देखें, जो कुलभूषण था वो आपके नेवी का ऑफिसर था और वो हमारे वहां से अच्छा, मैंने आपकी सब बात मान ली। ये आपके पत्रकार हामिद मीर क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो लड़ने के काबिल ही नहीं है, टैंक में डीजल ही नहीं है आप लोगों के पास, ये हामिद मीर क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी सब बात को मानता हूँ। और आप लोग तो चिड़िया भी अगर मरती है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। आप अपने अंदर तो पहले झांक के देखें कि आपने क्या, आपके अपने मुल्क में हिस्से बखरे हो गए हैं। आप पढ़े लिखे, आप कहते हैं जी हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो अनपढ़ हैं, तो आपने पढ़े लिखे होके सवाए दहशतगर्दी की और अपने ही उस्मा जी मुझे बताइए ना, ये हामिद मीर क्यों बोल रहे हैं कि बाजवा साहब ये कह रहे थे कि हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है? देखें, आपकी जो सिख कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया में रेफरेंडम, मेरे को इसका जवाब दीजिए ना, आपके टैंकों में डीजल है कि नहीं है? हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया लंदन की एम्बेसी पे। कश्मीर में जो लोग हैं वो आप जितने जुल्म वहां पे कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए ना, ये क्यों कहा हामिद मीर ने कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि हमारे टैंक में डीजल ही नहीं बचा है? इसका भी तो जवाब दे दीजिए उस्मा जी। मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, अब मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि आप जो है, आपके ये हामिद मीर पत्रकार क्यों कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जो है बाजवा साहब कह रहे हैं कि हमारे टैंकों में डीजल ही नहीं बचा है, लड़ेंगे तो क्या खाक हम? देखिए, बात सारी ये है कि हामिद मीर ने जो कहा है, उनके साथ और भी बहुत सारे सहाफी थे, गरीदा फारूकी थी, मंसूर अली खान, बहुत सारे और सहाफी थे। उन्होंने कहा है कि हामिद मीर जो कह रहे हैं वो उनकी जाती राय हो सकती है। उन्होंने एक गलत पैराए में जो जनरल बाजवा ने बात की थी, उसको एक गलत तरीके से उसका मतलब जो था अखज़ किया था। मतलब उनका ये हरगिज़ नहीं था। हमारी जो फौज है वो हर वक्त तैयार है, और आपके साथ जितनी भी हमने 3-4 जंगें लड़ी हैं उसमें आप सब जीत गए, चारों जीत गए आप तो। देखिए ना, आपने पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया, चारों जंग जीत गए उस्मा जी, मुझे पता है, चारों जंग जीत गए आप लोग। प्रॉब्लम तो ये है कि हम आप चारों जंग जीते ना जी, 4 जंग लड़ी आपने, चारों जीत गए ना? नहीं तो आप देखें ना बताइए ना, जीत गए ना चारों? हमने चारों जंग जीत गए। जिसमें हमने ये देखिए, ये जनरल नियाजी है, ये जनरल नियाजी है, 90,000 सैनिकों के सरेंडर लिख रहे हैं। ये कहां पर हुआ था? बांग्लादेश। ये जनरल नियाजी, सुनिए ना, अरे उस्मा जी, एक जंग जीती है उसमें वो साइन कर रहे हैं जनरल नियाजी जो था वहां पे हमें। अरे उस्मा जी सुन भी तो लीजिए ना, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ उस्मा जी। ये जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे हैं भारतीय सेना के सामने। जहां भी कोशिश करते हैं आपको मुंह की खानी पड़ती है। हमने तो मुंह की खा ली। ये जनरल नियाजी क्यों लिख रहे हैं इस पर, सरेंडर क्यों कर रहे हैं? तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। अरे उस्मा जी प्लीज बताइए ना, ये जनरल नियाजी सरेंडर क्यों कर रहे हैं उस्मा जी बांग्लादेश में, ढाका में? देखिए, वहां पे आपने मुफ्ती भानी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश चलाई थी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करी, हमने साजिश करी और आपने अपने देश का हिस्सा जाने दिया। अरे बड़े सीधे हैं आप तो, कभी भी नहीं हो इतने सीधे हैं आप। पाकिस्तान हमसे अलहदा हो।
आप देखें ना हमारी फौज का, अगर आप जनरल सिन्हा जानते हैं उस जंग के बारे में, 1971 से लेके करगिल हर जंग के बारे में जानते हैं जनरल सिन्हा। ये तो बड़े सीधे हैं सर। हमने वहां पे जो है मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और इनका देश का एक हिस्सा कट गया, नक्शा ही बदल गया इनका फॉरएवर, और चारों जंग जीत चुकी हैं। हो गया मोहतरमा, हो गया मोहतरमा उज़्मा, मोहतरमा हो गया, मुकाबला कर सकते हैं, हो गया बीबी, आप हो गया, आप इन्फेंट्री का मुकाबला कर सकते हैं। आप लोगों में दमखम नहीं, ऊपर से आप उज़्मा जी सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए कि जनरल सिन्हा साहब सुने उज़्मा, हाँ सुन ले। मैं उज़्मा की बात करके फिर आपका दीपक जी आपकी बात का वो बताता हूँ जंगों के बारे में। उज़्मा ने शुरू किया कि इनको ऐसा लगता था कि 5 महीने के बाद ही पाकिस्तान टूट जाएगा, ऐसा इंडिया सोचता था। देखिए दीपक जी, ये तो सब जानते, पूरा विश्व जानता, और मैं आज आपको भी आपके माध्यम से पूरे विश्व को फिर बताना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान बना था तो भारत ने 90 करोड़, उस जमाने में 90 करोड़ बहुत पैसा होता था, पाकिस्तान को दिया था कि भैया आप बन जाओ। मोस्ट प्रेफर्ड नेशंस का हमने दे दिया दर्जा, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। देखिए ये टूटा कब है, 2016 में जब हमने कहा टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, और ठीक हम बात, और ये तड़प रहे हैं, आगों में उछल रहे हैं, इनके मिर्ची लगी हुई है कि बात क्यों नहीं करता। वो बिलावल भुट्टो साहब दौड़ना चाहते हैं। अब ये मोहतरमा जो कह रही थी उज़्मा, कहते हैं ना ये झूठों के न सिर होते हैं न पैर होते हैं। वो यदि इस तरह की बकवासबाजी करती हैं क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट नहीं है दीपक जी। अब आप आइए, जो आपने कहा कि भाई नहीं सुने ना मोहतरमा, मुकाबला नहीं कर सकते ना, हमें आपकी प्रोपेगेंडा मशीन से हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ठीक है पूरी दुनिया में आपको। उज़्मा मैम, अभी आपने क्या कहा कि एफएटीएफ से आप निकल आइए, बड़ा उछल रही हैं आप। अरे आपको ये पता होना चाहिए, सुने आपने अभी कहा ना कि एफएटीएफ के ग्रेड लिस्ट से निकल गई, बड़ी आपकी है ना, हमने बाजी मार दी। आप 2 बार ग्रे लिस्ट में आई थी और ब्लैक लिस्ट में जाने वाली थी। ये तो भारत ने आपको फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि बाजवा साहब ने बोला था 2021 में 24 फरवरी को कि हमें एक मौका दे दीजिए, सीज फायर कर दीजिए, और सीज फायर हमने किया हुआ है और उसको मेंटेन कर रहे हैं। और आपको जो ये लगी है, और अभी दीपक साहब एक बहुत बड़ा बात बता रहे थे कि आपके जो आर्मी चीफ है, सुने ना यार, अच्छा उज़्मा जी सुन लीजिए ना प्लीज सुन। अरे भाई हम हार गए, 71 की जंग हार गए, हमने 47 48 हार गए, लिख लेना किताबों में, हमें कारगिल युद्ध हार गए, आप जीत गए और आप शहंशाह बन गए पूरे विश्व की। अरे देखिए आज के यदि शहंशाह बन गए तो ये क्या हाल बना रखी है, दाने दाने के मोहताज हैं, कटोरियां ले लेके भीख मांग रहे हैं। दीपक जी ने पूछा कि भाई क्यों आपको सारे इस्लामिक देश, आईओसी ने आपको किनारे कर दिया। सऊदी अरेबिया कहता है कि हम दिए थे $1 बिलियन, उसको वापस करो। यूएई कहता है पैसे वापस करो। और भारत के अंदर में दीपक जी, सेम श्रीनगर के अंदर आज यूएई, सऊदी अरेबिया ये सब पैसे लगा रहे हैं, और एक नहीं $3-3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो दे रहे हैं। ये जो हमारा भी चल रहा था ना, जो मई के 24-25 तारीख को है, जिसमें G20 के जो हमारे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, वो आ रहे हैं पैसा इन्वेस्ट कर, वो पैसे लेके आ रहे हैं। ये कह रहे थे ना इरशाद साहब कि जरा बताइएगा, उनको दिखाइएगा। अरे वो देख के आ रहे भाई, तुम्हारे पास तो पैसे मांग रहे हैं कि हमने लगाए थे, आपको भीख में दिए थे, वापस कर दो। और इसलिए आपके जो चीफ साहब हैं 4 दिन के लिए चाइना दौड़े हैं। दीपक साहब ने बताया क्योंकि सीपैक तो खत्म चुका आपका। आप तो कह रहे थे ना $60 बिलियन की आपने अपने ऊपर कर चढ़ा ली। अरे आप जब तर्क करते हैं ना, उसका सर होता है ना, पाँव होती है, झूठ के पुलंदों के ऊपर में आप बातचीत करना चाहते हैं। अभी आप हमारे जो हामिद मीर साहब हैं, हामिद मीर क्या कहते हैं बाजवा साहब, उन्होंने तो बाजवा को यही कहा ना कि हम लड़ नहीं सकते, कन्वेंशनली हम कहीं खड़े नहीं होते हैं, हमें केवल भारत के साथ ये करें। और सवाल शरीफ आप उसी पार्टी को ज्वाइन की ना, आप अभी कह रही थी कि PMLN ज्वाइन कर लिया मैंने, हमने इमरान खान का साथ छोड़ दिया जिसके लिए आप दुआएं करती थी और जो आप मरती थी। अभी देखिए वो क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं 3 जंगों में हमने सबक सीख लिया आपने। ये तो आपके सवाल शरीफ, मैं तो नहीं कह रहा ना, मैंने तो नहीं कहा कि मैं सबक सीख लिया।
हमने तो ये कहा कि हमने तो टुकड़े कर दिए। दीपक जी, हमने तो इनको बताया कारगिल लड़ाई में हमने लड़ी है, ये भीख मांगते थे, पैरों में गिरते थे हमारे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, गलती हो गई। इनको हम, इनकी फितरत नहीं है छोड़ने के लिए। ये मेरा जाती फेल है, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं। आप अपने, अरे उजमा मैम, अरे ठीक है, तो क्यों अखुनजादा साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप भी क्या यही मान के चलते हैं, आप पीपीपी के नेता हैं, आप भी क्या यही मान के चलते हैं बाकी हमारे मेहमानों की तरह कि भाई चारों जगह हमने जीत ली पाकिस्तान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से दीपक साहब, आपको, आपके तमाम मेहमानों को और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दीपक साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने शो पे मुझे बुलाया है, अपने चैनल पे मुझे बुलाया है, लेकिन आपसे मेरा एक हमदर्दाना रिक्वेस्ट है और मुझे यकीन है कि आप उसको कबूल करेंगे। मैं एक दीनी तबीयत वाला बंदा हूँ, मैं न चीख के बोलता हूँ, न मैं इल्ज़ाम तराशी करता हूँ। अगर कोई इल्ज़ाम तराशी करे मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं इसके बाद के अंदर बात नहीं करता हूँ, और मैं अक्सर दलील के साथ और हकीकत पे मबनी बात करता हूँ। आपने अपने शो में जो टॉपिक्स लाए हैं, इस पे मैं दो मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। एक जो हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू दिया है, मैं इस पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, और एक जो कश्मीर पे मैं आप थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरे हिसाब से मेरे साथ चलेंगे। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, हामिद मीर साहब एक जबरदस्त सहाबी है, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो सच कहा होगा। लेकिन मैं इस बात पे कि या तो जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी फौज को सही तरीके से पहचाना नहीं है, और या जनरल बाजवा ने झूठ बोला है। हमारे जो पाकिस्तान का फोर्सेस है, हमारा जो फौज है, वो हथियारों से नहीं लड़ते हैं, वो ईमान के जज्बे से लड़ते हैं। हर मुसलमान ईमान के जज्बे से लड़ते हैं। रशिया आ गए अफगानिस्तान में, के सेना साहब को इस चीज का बहुत ज्यादा इल्म होगा। रशियन यहाँ पे आ गए, वहां पे मुसलमानों के साथ, वहां पे मुजाहिदीन के पास असलहा नहीं था, दुश्मन से असलहा लेके इनके साथ लड़े, और वो अपने ताकत के साथ, टैंकों के साथ, जहाजों के साथ उसको अफगानिस्तान में शिकस्त हुआ। अफगानिस्तान में ये नेटो आ गए, अमेरिकन फोर्सेस आ गए, वहां पे जो मुजाहिदीन थे इनके पास ना असलहा था, न इनके पास जहाज थे, न इनके पास टेक्नोलॉजी था, और वही दुश्मन से असलहा छीन के और उन्होंने अपने मुल्क को आजाद कर दिया। तो मैं ये समझूंगा कि जनरल बाजवा ने फिर पाकिस्तान के अपने फौज को पहचाना नहीं है। हम ईमानी जज्बे से लड़ते हैं, और हम कभी मुहताज नहीं रहते हैं किसी असलहे के, किसी टेक्नोलॉजी के, और कोई भी कभी ये गलती नहीं करे कि पाकिस्तान के मुतालिक कोई गलत सोच जहन में रखे, क्योंकि पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम, एक एक फर्द जो है वो इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, फौज से आगे जाके लड़ने को तैयार रहता है। अभी मैं बात करता हूँ कश्मीर पे। मेरे भाई, सीधी बात यह है कि कश्मीर ना आपका है ना मेरा है, कश्मीर है कश्मीरियों का। हमारा मुतालबा ये है, सारे लोगों का जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, कि कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि कश्मीरी क्या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो अपना एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत बनाना चाहते हैं। तो ये हक मैं समझता हूँ कि नहीं इंडिया को हक हासिल है। आपने बोल लिया ना, ये कश्मीरियों का हक है। ठीक है, माना। और हमारे यहाँ भी अभी कश्मीरी रहने कश्मीर में। सुशील पंडित जी से सवाल पूछूंगा, कश्मीरियों का हक है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए, अखुनजादा साहब दोनों बात कह ली ना आपसे, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपके यहाँ चावल है 38, हमारे यहाँ चावल है 39 रुपए किलो, आपके यहाँ 350 रुपए किलो, ठीक है। अब आटा आपके यहाँ है हमारे यहाँ 29 रुपए किलो, आपके यहाँ 123 रुपए किलो, 100 रुपए ज्यादा लगभग। चीनी आपके यहाँ 42 रुपए किलो, हमारे यहाँ 42 रुपए, आपके यहाँ 120 रुपए। दूध आपके यहाँ हमारे यहाँ 57, आपके यहाँ 160 रुपए। सरसों तेल हमारे यहाँ 152 रुपए पर केजी है, पर लीटर मान लीजिए, उसको लीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपके यहाँ है 550 रुपए। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक सामान्य इंसान हूँ कश्मीर का,
तो मैं कहाँ रहना पसंद करूंगा, पाकिस्तान वाले पार्ट में या भारत वाले पार्ट में, ये भी बताइए अखुनजादा साहब। और ये क्या डाटा गलत है, ये भी बता दीजिए। दीपक साहब मैंने सुना, आप मुझे भी सुने ना। सबसे तो पहले महंगाई का जो हालात है जब से यूक्रेन की लड़ाई हुई है और जब से कोविड आया है, इसके बाद आप इंडिया वालों से भी पूछ ले, आपके लोग देखने वाले मुझे सुनते होंगे, वो भी देख ले कि पहले इंडिया में महंगाई के क्या हालात है, अब महंगाई के क्या हालात है। हम पे ज्यादा ये हुआ कि एक सैलाब आ गए, इससे हमें 30 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आप लोग समझते हैं कि कश्मीर के अवाम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो कश्मीर के अवाम, तो कौन उसको रोक सकते हैं? फिर आप इन लोगों सही बात बोल रहे हैं। वैसे मैं आप बता दूं, मैंने आज जितने भी पाकिस्तान के वायरल वीडियो देखे हैं, कोई ईद पर सवैया नहीं बना पाया। ज्यादातर लोगों ने तरबूज के छोटे छोटे पीस के साथ अपनी ईद मनाई है। ये आपके यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल है। सुशील पंडित जी, कश्मीरियों को हक मिलना चाहिए, वो तय करें भारत में रहे या पाकिस्तान में। अखुनजादा साहब, मैं कश्मीरी हूँ, हम इंडिया से मैं कश्मीर का बाशिंदा रहना चाहते हैं, तो ये मसला वो भी कश्मीरी है। अखुनजादा साहब सुन लीजिए, कश्मीरी है। सुशील पंडित भी कश्मीरी है, उनकी बात सुन लीजिए। सुशील पंडित जी बोलिए, मैंने आपको 4 मिनट सुना है। एक बंदे के बाद पूरी कौम के। अखुनजादा साहब सुन लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा पानी और सुन लीजिए। कश्मीर के अगर वो आपके साथ रहना सुन लीजिए, हमें क्या इतराज हो सकता है? कश्मीर कश्मीरियों का है, हमारा। अखुनजादा साहब, हम कश्मीरी हैं, हम अपना फैसला खुद करेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर इसके लिए आप दहशतगर्द क्यों भेजते हैं कश्मीर? ये जो सैयद हाफिज सईद है या अजहर महसूद है, इन लोगों ने फिर तंजीमें खड़ी करके कश्मीर में जिहाद क्यों बर्पा किया है? अगर कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। मैं कश्मीरी हूं, कश्मीरी बोलता हूं, हम कश्मीरी लोग खुद मुख्तार हैं अपने अपने फैसले करने के लिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, जहन भी है, अक्ल भी है। आप लोग क्यों इस पचड़े में अपनी टांग डाल रहे हैं? आप हमें क्यों जिहाद के नाम पर हाँक रहे हैं? आप क्यों आए दिन यहां बारूद भेज रहे हैं और अपने बच्चे मरने के लिए भेज रहे हैं? यहां क्यों अनपढ़ लोगों को, जाहिल लोगों को हाथ में कलाशनिकोव थमाकर आप कश्मीर में भाड़ में झोंक रहे हैं? क्यों? आप फैसला करेंगे, जिहाद फैसला करेगा, ये जिहादी तंजीमें फैसला करेंगी। और अगर आपको हगे खुद इरादियत का बहुत शौक है, जरा बलूचिस्तान की तरफ मुंह कीजिए ना, जरा सिंध की तरफ भी मुंह कीजिए, जरा गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ भी मुंह कीजिए। और जो पश्तून मूवमेंट है, जो पाकिस्तान से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, जरा उनका भी रुख कीजिए। आपको कश्मीर में टांग फंसाने की क्या मजबूरी है कि आप अपने ही गिरेबान में, अपने ही घर में बलोचों को, पश्तूनों को, सिंधियों को, मुहाजिरों को, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को वो हक खुद इरादियत नहीं देना चाहते जो आप दुनिया भर में बांटते फिरते हैं और उसके लिए जिहाद करते हैं? इसका तो कोई जवाब होगा आपके पास। आपने ठेका लिया है क्या कश्मीर का? ठीक है, अखुनजादा साहब से पूछ लेते हैं। अखुनजादा साहब बताइए, आपने हिजबुल क्यों बनाया? आपने जैश क्यों बनाया? बात में भूलना नहीं चाहता। क्यों कर रहे हैं? और बेकसूर औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर क्यों इस तरह दुनिया में रह रहे हैं, हुए हैं? 60 से 70 ये भी तो आप बीच में क्यों पढ़ते हैं? चल रही है। ठीक है, बताइए अखुनजादा साहब, जवाब दीजिए। सवाल आपसे, आपने मसला उठाया था। देखिए जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ या पुख्तनख्वा हुआ, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस तरह की कोई करारदाद दरमियान में नहीं है जिस तरह के कश्मीर और के दरमियान में जो अक़वाम मुत्तहिदा के सतह पे जो करारदाद है।
मैंने कोई गलत बात तो नहीं किया है। मैं तो यही कह रहा हूँ हमने कोई दहशतगर्द नहीं भेजी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? पंडित जी सुन लीजिए, आप दोनों की भी बातचीत होगी, वक्त है मेरे पास अभी। मुझे 10 सेकंड का मौका दे दे। नहीं, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। मैं भी इंडिया पे बहुत आसानी से इल्जाम लगा सकता हूँ। हम कश्मीरियों का जो अखलाकी सकून है वो हम दे रहे हैं। बाकी तो हम खुद दहशतगर्दी की शिकार कौम में। कल सवात में धमाका हुआ, लतीन मरवत में हुआ, हर रोज हमारे मुल्क में धमाके होते हैं। तो मैं इसका इल्जाम इंडिया पे लगा सकता हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इसमें इंडिया का हाथ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के मुफादात में वल्लाह बिल्लाह मैं आपको ईमानन कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लोग इस तरह के इंडिया के लिए नहीं सोचते हैं। हमारी पड़ोसी है, हम मुसलमान हैं, पड़ोसी का बहुत हक है। हम चाहते हैं कि इंडिया तरक्की करे। इंडिया तरक्की करेगा, वहां पे 22 करोड़ मुसलमान हमारे भाई है। इंडिया खुशहाल होगा तो वो मुसलमान भी खुशहाल होंगे। ये इंडिया में पता नहीं इलेक्शन में वोट मिलता है, मतलब हिंदुओं को आप खुशहाल नहीं देखना चाहते? अखुनजादा साहब, भारत के हिंदुओं को आप खुशहाल नहीं देखना चाहते, मुसलमानों को ही खुशहाल देखना चाहते, ये कह रहे हैं अखुनजादा साहब? हिंदू काफिर है ना, काफिरों के लिए इनके मन में कोई भी जज्बा नहीं है। काफिर को तो ये दोजख में भेजेंगे। काफिर का माल माल गनीम है। काफिर बच्चियों को तो पाकिस्तान में उठा। भाई ऐसी भी बात नहीं है, चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, आप देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए अखुनजादा साहब, आपने बोला चाइना के साथ ताल्लुकात है। अखुनजादा साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए अखुनजादा साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। चाइना में जो उइगर मुसलमानों को मारा जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहां पे भी तो मुसलमान मार रहा है चाइना, कंसंट्रेशन कैंप में रखता है उनको। देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि वहां पे मुसलमानों को मार रहे हैं, वरना अक़वाम मुत्तहिदा है, दुनिया के बहुत सारी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उन्होंने कभी इस तरह का मैंने आवाज नहीं सुना है। नहीं सुना? अच्छा ठीक है, कोई भी बढ़िया नेट से इंटरनेट से बढ़िया कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर निकालिए, टाइम निकालिए, डॉन निकालिए या कोई भी निकालिए, पाकिस्तानी भी निकालिए और इंटरनेशनल पेपर भी निकालिए। अभी आपको बताते हैं चाइना क्या करता है, अभी आपको बताते हैं। मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि चीन में तो मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा होता है, सब कबाब खा रहे हैं वहां पे, सब जो है कोरमा खा रहे हैं चीन के मुसलमान। देखिए दीपक जी, अखुनजादा साहब अपनी बातों में ऐसे उलझाते हैं और प्यार से उलझाते हैं। ये जो शुरू किया इन्होंने कि 23 करोड़ मुसलमान हैं और वो मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, मुसलमान ऐसी कौम है कि वो किसी चीज़ की नहीं, केवल उनकी ऐसी शहादत होती है, उनकी ऐसी खूने हैं कि वो कभी पीछे नहीं हटते। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया कि उइगर मुसलमान का सिंजियांग में क्या हो रहा है। उनको दाढ़ी नहीं रखने देते, रोजा नहीं पढ़ने देते, उनकी बच्चियों के साथ में जो चाइनीज़ हैं वो मैरिज करते हैं, वो मैरिज नहीं कर सकते। और यही हाल पाकिस्तान में है। आपको 15 दिन पहले खबर आई कि पाकिस्तान का एक चाइनीज़ इंजीनियर, इनके जो अभी रोजा चल रही थी, तो रोजा के दौरान जब सुने ये अब 15 दिन की बात, अरे साहब थोड़ा सुनना भी सीखिए सर, छोड़ दीजिए। मुझे पता है पाकिस्तान बिलीव नहीं रखता सुनने में। सुनिए ना, सुन लीजिए सुनिए अखुनजादा साहब, आपके पूरे के पूरे आपके पिंडों के गांव के लोग उठाए उस चाइनीज को, और इसलिए गए हैं आपके जो चीफ गए हैं ना, वो उनको छोड़े नहीं, उनको जेल में लेना पड़ा। आपको पता है ना, चाइनीज नेशनल को आपने जेल में पकड़ा हुआ है और उसकी अर्जी लगा दी कि चीफ आएगा हमारे पास, इसलिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए, इनको भी पता है। देखिए दीपक साहब, आज से 15 दिन पहले रोजा के समय जब ये खोड़ते हैं ना, ये कहते हैं हम, क्योंकि हमारे भी सैनिक जो गए थे वो रोजा के अंदर में इफ्तार बांट रहे थे और इन्होंने हमारे फायर खोल दिया, जो हुआ पुंछ में। इसी तरह वहां पर इफ्तार की पार्टी में नमाज पढ़ने नहीं दी गई इनको। वो चाइनीज एक इंजीनियर, उसके बाद गांव के गांव लोग आ गए और उनको अभी 15 दिन पहले की बात है, इसी रोजे की बात है। तो ये क्या बात करते हैं, कहते 23 करोड़ हमारे मुसलमान। अरे 14 करोड़ मुसलमान हमारे पास में है भैया, और इंडिया के अंदर में देखो उनकी खुशहाली। वो छोड़ दो दहशतगर्द जो आपके साथ लोग, उनकी हालत देख रहे हैं ना, वो तो हो रही है, वो होगी उनकी हर जो भी सर उठाए। आज कश्मीर के अंदर में, दीपक जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था, आपने कहा था देखिए उसमें
G20 इनका मैं ये ले लेता हूं, थोड़ा सा इनको पढ़ा देता हूं। G20 में 19+ EU है और उसमें 3 मुस्लिम देश जो बड़े हैं, जिनकी बड़ी इकोनॉमी, सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया, वो तीनों आ रहे हैं। और ये जो हमारी 25 और 26 की बैठक है जो है श्रीनगर में, वो सारे के सारे अटेंड कर रहे हैं। ये बड़े टर्की के ऊपर में, एर्दोगान के ऊपर उछलते थे कि ये जो कहते थे ना इमरान खान, हम ये और मलेशिया बनकर के एक अलग IOC बनाएंगे। आज इनके मुंह में तमाचा है, वही आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वही टर्की, वही सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया आपके हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये करते। G20 के वो सदस्य हैं। तो अकुनजादा साहब से मेरे को तकरीर करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये बड़े प्यार से ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। मैं कारगिल वॉर में था, सुनिए 750 डेड बॉडीज जो मुसलमानों की थी ना, आपके वो जो कायर थे छोड़ के भाग गए, क्या है हमारे है ही नहीं। NLI के सोल्जर, उनको हमने वहां पर कलमा पढ़ करके वहां पर उन जगहों में, क्योंकि आप लेने से मना कर दिए। आप कहते हैं आप बड़े शेर दिल, बड़े पठानी हैं। अरे आपको पता होना चाहिए, गफ्फार खान साहब, आप उसी जगह के हैं ना, कुंजादा साहब, उसी इलाके को आप खैबर पख्तूनख्वा की जब बात होती है, आप तो उसी इलाके के हैं। वो तो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं हमें, और हम उनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। उन्होंने कहा था ये सेम KP का इलाका, बलूचिस्तान तो इनका कभी हिस्सा नहीं था। यहां से ओमान भारत का हिस्सा रहा है, आपको पता होना चाहिए। बलूचिस्तान अलग नेशन था। आप लोगों ने जो जायती की है उसके फसल काट रहे हैं आप इतिहास के पन्नों के अंदर में, और फिर कश्मीर लगते हैं। ठीक है, मैं अकुनजादा साहब को सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं। अकुनजादा साहब, मेरे स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें चल रही हैं उइगर मुसलमानों के लिए जो शिनजियांग में कंसंट्रेशन कैंप है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। तस्वीरें चाइना में लेना मना है, लेकिन किसी एक्टिविस्ट ने खींची है, ये अवेलेबल है हमारे पास आर्काइव में। ये वही तस्वीरें चल रही हैं। मुसलमानों को पकड़ के ले जाया जा रहा है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है। कंसंट्रेशन कैंप का वो शॉट चलाइए, जो शॉट जो है वो मूविंग दिखाया जा रहा है, वो दिखाइए। मस्जिदों में जाने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, ऐसी भी कई तस्वीरें हैं। तो आप बताइए, चाइना तो बहुत अच्छा है, तो आपका CPEC क्यों बंद हो गया सर? और आपको अभी इतने फौरी तौर पर मदद की जरूरत है, चाइना कर क्यों नहीं रहा? आपको ये भी बता दीजिए। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया है। चाइनीज में चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो चाइनीज नेशन है। चाइनीज नेशन जाने, चाइना का मुल्क जाने। नहीं, आपके दोस्त हैं ना, आपने कहा कि 22 करोड़ मुसलमान भारत में गुजरे हैं। आप बोल देते ना हमारे हिंदू भाई भी गुजरे हैं, ऐसा बोल देते। मैं कुछ बोलता ही नहीं आपको। वो भाई जिस तरह उनको सुना, मुझे भी इस तरह सुने ना। कश्मीर का जो हम बात करते हैं, इसका पोजीशन कुछ और है ना। इंडिया में मुसलमानों के साथ कम ज्यादती हो रही है, इनका कम कत्लेआम हो रहा है। क्या इंडिया में सिर्फ कश्मीर का मसला है, वहां पे पंजाब का मसला नहीं है? क्या हमने जिक्र किया है वहां पे और अलहदगी की तहरीकें नहीं चल रही है? तामिल का हमने कभी जिक्र किया है, दूसरे कौमों का हमने जिक्र किया है। वो हिंदुस्तान का मुल्क है, हिंदुस्तान। ठीक है, मैं यही पर रुकूंगा। अकुनजादा साहब, आगे के लिए इस बहस को बचा के रखते हैं। मैं कई सारी डिबेट करता हूं, आप अच्छा है कम से कम सुनते तो हैं, जवाब तो देते हैं। हम ये जवाब देंगे, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सोशल मीडिया में देखा कि ईद में पाकिस्तान में ज्यादातर घरों में खीर नहीं बन पाई। इरशाद साहब तो रोज कोरमा खाते हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने खीर भी जरूर खाई होगी। लेकिन सर, दूध हमसे मांग लेते। हम तो कहते हैं दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आगे नहीं बोल रहा हूं। Z News.